हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रामर का एक चैप्टर वर्ब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब बेसिक। वर्ब कार्य का होना या अवस्था दर्शाता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसको वर्ब कहा जाता है। वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। एक्सुलरी वर्ब को भी दो भागों में बांटा जाता है, मॉडल्स, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब्स में आते हैं बी, डू, हैव। तो सबसे पहले हम एक्सुलरी वर्ब्स को समझते हैं। क्या होती है एक्सुलरी वर्ब? वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। फर्स्ट है मॉडल एक्सुलरी वर्ब में ही फर्स्ट है मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मच, ought to मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है या कंप्लीट मॉडल्स है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। जैसे सी कैन रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ सकती है। तो इसमें कैन मॉडल है और इसका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। अब मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, यूज टू, नीड, डेयर, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स है। ऐसे मॉडल्स है जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। नीड और डेयर का यूज़ मॉडल और मेन वर्ब के रूप में हो सकता है यूज़, और यूज टू का यूज़ मॉडल और एडजेक्टिव के रूप में। अब हम एक्सुलरी वर्ब के कुछ रूल पढ़ते हैं। रूल 2, मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। इनका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकती है। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्रों को समझना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर सिंगुलर है सब्जेक्ट और यहाँ प्यूलर है, लेकिन मॉडल का यूज़ एक ही फॉर्म में हो रहा है दोनों सेंटेंस में यूज़। तो इसने इसी चीज़ को उसने कहा है कि नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। इसमें इनके नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पे प्यूलर है, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ मॉडल में। रूल 3, ought to तथा यूज टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे वी ought to रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ought to के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है। ही यूज टू कम लेट, इसमें जो कम है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। अब है यूज ऑफ मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। अब हम मॉडल एक्सुलरी वर्ब के यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैन और कुड के यूज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 1, कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह डिब्बा उठा सकता है। तो ये प्रेजेंट है और इसमें एबिलिटी सो रही है, तो इसलिए यहाँ कैन का यूज़ हुआ। आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका, ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर एबिलिटी की, इसलिए यहाँ कुड का यूज हुआ। रूल 2, कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तो इसमें परमिशन दी जा रही है, इसलिए यहाँ कैन का यूज हुआ। रूल 3, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, हर किसी से गलती हो सकती है, तो ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। रूल 4, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी है। मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब जब बहुत कम संभावना हो, तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, बहुत कम संभावना है यहाँ। रूल 5, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में। जैसे कैन वी बी फ्रेंड, क्या हम मित्र बन सकते हैं,
तो इसमें दोस्ताना निवेदन किया जा रहा है और ये इंटेरोगेटिव भी है। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, इसमें औपचारिक निवेदन किया जा रहा है और प्रश्नात्मक वाक्य है ये। नोट, एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ न करें क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने वाक्य को सुपरफ्लास बना देते हैं। जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो इसने दोनों का यूज़ कर लिया, इसमें कैन का भी और एबल टू का भी। ये गलत है, हमें दोनों में से एक का यूज़ करना है। हमने इस सेंटेंस को सुपरफ्लास बना दिया, मतलब आवश्यकता से अधिक वर्ड का हमने इसमें यूज़ कर दिया, इसको सुपरफ्लास कहा जाता है। नोट सेकंड, कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है परंतु कार्य का परफॉर्मेंस नहीं। जैसे आई कुड सिंग वेरी वेल, आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन स्टेज, मैं बहुत अच्छा गा सकता था। तो ये क्या है? एबिलिटी। मैं मंच पर प्रदर्शन करने में समर्थ था, तो ये है परफॉर्मेंस। तो एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, न कि परफॉर्मेंस के लिए। नोट थर्ड, नेगेटिव वाक्यों में कुड तथा एबल, कुड अथवा एबल टू में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है। जैसे द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट और द डॉक्टर वाज अनएबल टू सेव द पेशेंट। तो कुड और अनएबल का दोनों अलग अलग यूज़ हो रहा है, हम इन दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। नोट, वी कुड मैनेज टू या वर एबल टू रीच होम सेफली थो इट वॉज डार्क, हम कुड के साथ मैनेज का यूज़ नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं यूज़ कर सकते हम। अब है मे, माइट एवं मस्ट। अब हम इनके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, मे का प्रयोग संभावना के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुनाइट, मे इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग मेटेरोलॉजी, रात में वर्षा हो सकती है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि संभावना है, इसलिए यहाँ मे का यूज हुआ। मे का यूज हम अंतरिक्ष विज्ञान में मौसम का पता लगाने के लिए भी करते हैं। रूल 2, मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी दीर्घायु हो, तो इसमें इच्छा व्यक्त हो रही है और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। रूल 3, यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लाउज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इससे पर्पज का बोध होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में मे का प्रयोग होता है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, इसलिए यहाँ मे का यूज़ हुआ। रूल 4, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, वह एग्ज़ाम पास कर सकता है लेकिन उसकी बुद्धिमानी देखकर मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो इसमें कम संभावना के भाव को व्यक्त किया जा रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए यहाँ माइट का यूज़ हुआ। रूल 5, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच, वह 5 सितारा होटल में ठहरता है और हवाई जहाज़ से यात्रा करता है, वह बहुत अमीर होगा। तो इसमें बहुत अधिक संभावना है, इसलिए यहाँ मस्ट का यूज़ हुआ। रूल 6, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने या अनुमति लेने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, तो इसमें अनुमति ली जा रही है इसलिए यहाँ मे का यूज़ हुआ। अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग असर्टिव फॉर्म में होगा। जैसे यू मे गो होम नाउ, तो इसमें अनुमति दी जा रही है कि अब तुम घर जा सकते हो, इसलिए यहाँ पर हमने इसको असर्टिव फॉर्म में बनाया सेंटेंस को। नोट, मे एवं माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग न करें क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो इसमें मे का भी यूज़ हो गया, पॉसिबली का भी यूज़ हो गया, इसलिए ये गलत है, हमने इस सेंटेंस को सुपरफ्लास बना दिया। इन दोनों में से एक का यूज़ कर सकते हैं हम। अब है शैल एवं विल। रूल नंबर 1, शैल का प्रयोग आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करें। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी, तो इसमें आई के साथ शैल का यूज़ हुआ और ही के साथ विल का।
मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एवं वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। जैसे विल आई गो, सेल आई गो, तो विल के साथ आई का यूज़ हुआ, ये गलत होगा। हम आई के साथ हम सेल का, इसमें आई के साथ विल का यूज़ हुआ है, गलत है। हम आई के साथ सेल का यूज़ ही करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नोट, सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे के साथ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य में विल का प्रयोग आई वी के साथ होता है। जैसे यहाँ पर कमांड को अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो यू शैल लीव द रूम एट वंस, तो यहाँ पर शैल के साथ यू के साथ हमने शैल का यूज़ कर दिया। प्रॉमिस, यहाँ पर प्रॉमिस हो रहा है, तो यहाँ पर यू शैल बी रिवार्डेड, यहाँ यू के साथ शैल का यूज़ हो गया, और आई के साथ विल का, आई विल हेल्प यू कम वाट में। ऐसे ही थ्रेट, ट्रेसपैसर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, आई विल पनिश यू। डिटर्मिनेशन, जब दृढ़ संकल्प लिया जा रहा हो, जैसे आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, वहाँ भी हम आई के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। कंपल्शन के लिए, जैसे यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क इन सम वे और द अदर। रूल 2, लेट अस या लेट से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स में भी सेल का प्रयोग होता है। जैसे लेट अस डांस टुगेदर शैल वी, आओ मिलकर डांस करते हैं, क्या हम, तो ये क्वेश्चन टैग है, इसलिए यहाँ सेल का यूज हुआ। रूल 3, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सजेशन देने के लिए प्रयोग होता है। नोट, सेल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। फर्स्ट, अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, जैसे ही होप्ड दैट ही विल पास द टेस्ट, तो ये पास्ट से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ विल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ वुड का यूज़ होगा। ये नियम तब भी लागू होता है जब यह विल या सेल के स्थान पर मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो। जैसे ही सेड दैट ही इज़ कमिंग, तो यहाँ पर वर्ब है और ये पास्ट से शुरू हो रहा है, और वर्ब है प्रेजेंट की, तो हम यहाँ वाज लगा देंगे, पास्ट में बना देंगे इसे। नोट, यह नियम तब लागू नहीं होता जब वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, आइडियम या फ्रेज हो। जैसे ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, उसने कहा कि सूर्य एक तारा है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट में ही रहने देंगे। नोट सेकंड, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरा कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे अगर मैं आऊँगी तो आपसे मिलूँगी, तो ये भविष्य में हो रहे हैं दोनों काम, और एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है। इफ़ आई कम आई विल मीट यू, तो एक को हमने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक को फ्यूचर इंडेफिनिट में। दोज हु विल वर्क हार्ड विल पास द एग्ज़ाम, यहाँ पर विल नहीं लगेगा क्योंकि हमें पहले सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा। निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये वर्ड्स है इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। एग्जाम्पल, इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, इसने यहाँ इफ़ के तुरंत बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ कर दिया, तो ये गलत है। इसके इन वर्ड्स के तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा, तो इसलिए इस विल को काट देंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। अब हम वुड के यूज़ पढ़ेंगे, वुड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। रूल नंबर 1, वुड का प्रयोग पास्ट रूटीन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नोट, अगर वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो बशर्ते वर्ब स्टेटिव न हो। जैसे व्हेन आई वाज ए किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, जब मैं बच्चा था मैं बस से स्कूल जाया करता था, तो इसमें पास्ट रूटीन हो रहा है। नोट, वुड
यूज टू एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, बशर्ते वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो, वर्ब स्टेटिव यानी अवस्था बताने वाला हो। जैसे यूज टू, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, तो इसमें पास्ट रूटीन्स हो रहा है इसलिए यहाँ यूज टू का यूज़ हुआ। व्हेन आई वाज ए किड आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, इसमें वुड का यूज़ हुआ क्योंकि पास्ट रूटीन्स हो रहा है। वी प्लेड 4 आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, इसमें हमने सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया क्योंकि यहाँ पर पास्ट रूटीन्स हो रहा है। रूल 2, वुड का प्रयोग प्रीफ्रेंस या चॉइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर का भी प्रयोग होता है। जब दोनों विकल्प का उल्लेख हो तो देन का भी प्रयोग होगा। जैसे आई वुड टेक टी, मैं चाय लूँगा, तो इसमें चॉइस है ना, चॉइस हो रही है। सेकंड, ही वुड रेदर डाई दैन बैग, यहाँ वह भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगा, तो इसमें दो विकल्प का उल्लेख हो रहा है, भीख मांगने का और मरने का, इसलिए यहाँ रेदर का भी यूज़ हुआ और देन का भी यूज़ हुआ। आई वुड रेदर टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। रूल 4, वुड का प्रयोग प्रेजेंट इमेजिनेशन या पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लाउज में होता है। जैसे इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, प्रेजेंट इमेजिनेशन है इसमें। इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, यह है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। नोट, अगर वाक्य वर्तमान के काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो यहाँ वर का यूज़ हुआ। अगर काल्पनिक वाक्य पास्ट इमेजिनरी पोजीशन से संबंधित हो तो हैड बीन का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस का फॉर्मेशन भी अलग होगा। जैसे इफ़ आई हैड बीन ए डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प्ड दैम। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ वाज का प्रयोग नहीं होता। वे वर्ड है आई विश, एज थो, इफ़, एज इफ़, वुड, दैट एवं सपोज। रूल 5, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे यहाँ पर ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट में इसने वुड लगा दिया विल की जगह। रूल नंबर 6, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है इसमें। रूल 7, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। रूल, वुड का प्रयोग विश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून, मैं चाहता हूँ कि भारत जल्दी एक विकसित देश बन जाए, तो इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है। रूल नंबर 9, वुड लाइक का प्रयोग भी विश को विनम्र तरीके से व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मैं प्रबंधक से बात करना चाहूँगा, तो इसमें भी इच्छा व्यक्त हो रही है। शुड, रूल नंबर 1, शुड का प्रयोग सजेशन या एडवाइस देने के लिए किया जाता है। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तो इसमें सजेशन दिया जा रहा है इसलिए यहाँ शुड का यूज हुआ। रूल 2, शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शुड के बाद नोट न लगाए। जैसे ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, तो हमें इसमें इसे नेगेटिव बनाने के लिए हमें इसमें नेगेटिव नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे नेगेटिव पर्पस को व्यक्त किया जा रहा है। जैसे कि वह तेज़ दौड़ा, कहीं ट्रेन छूट न जाए। नोट, अगर शुड का प्रयोग लेस्ट वाले वाक्य में नहीं है तो सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म लगाए। जैसे टेक केयर लेस्ट यू फॉल, अपना ध्यान रखो कहीं तुम गिर न जाओ, तो यहाँ पर शुड का यूज नहीं है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ यहाँ। रूल 3, इन सर्टेन कंडीशनल सेंटेंस इफ़ कैन बी रिप्लेस्ड बाय शुड। एग्जाम्पल, शुड यू नीड मी लेट मी नो, तो यहाँ पर हम विल इफ़ का यूज़ भी कर सकते थे लेकिन यहाँ शुड का यूज़ करेंगे हम। अब हम OH2 का यूज़ पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, OH2 का प्रयोग मोरल ओब्लिगेशन या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वी OH2 लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब मस्ट, रूल नंबर 1, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे
कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, उम्मीदवार को इंक से लिखना होगा। रूल 2, मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, भारत को वर्ल्ड कप जीतना होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन व्यक्त की जा रही है सेंटेंस में। रूल 3, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो इसमें ड्यूटी व्यक्त की जा रही है। अब यूज टू का प्रयोग पास्ट रूटीन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, वह रात के 10 बजे तक पढ़ाई किया करता था। तो पास्ट रूटीन हो रहा है इस सेंटेंस में। सेकंड, यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज़ टू बेड, उसने रात के 10 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर सो जाता है। तो यहाँ पर ये हमने पास्ट प्रेजेंट रूटीन को हमने शो करने के लिए हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया सेंटेंस को। यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है, जैसे ही यूज टू कम हियर, ये तो अफर्मेटिव है। ही यूज्ड नॉट टू कम हियर, नेगेटिव के लिए हम इनके बीच में नोट लगा देंगे। या फिर अगर डिड का यूज़ करेंगे तो हम यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव इसमें भी या तो हम यूज्ड टू का यूज़ करेंगे या फिर डिड का यूज़ करेंगे। नोट सेकंड, वर्ब प्लस यूज टू के बाद वर्ब प्लस ING का प्रयोग होता है और ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह देर से उठने की आदत है। तो इसमें हैबिचुअल एक्शंस हो रही है, इसलिए यहाँ वर्ब प्लस ING का यूज़ हुआ। नोट, कई वर्ब्स या एडजेक्टिव या फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वर्ब प्लस ING का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ टू प्रीपोजिशन है और हर प्रीपोजिशन के बाद जीरंड आता है, जैसे वर्ब प्लस यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, एडवर्ब्स टू, विद ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। जैसे ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह उसे नशे करने की लत है। तो यहाँ पर एडिक्टेड टू आ रहा है, इसलिए यहाँ इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज हुआ। अब डेयर एवं नीड, डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों ही रूप में होता है, जैसे ही नीड्स मी, तो नीड का यूज मेन वर्ब में हो रहा है यहाँ। यू नीड नॉट कम टुमारो, तो यहाँ नीड का यूज़ मॉडल के रूप में हो रहा है। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पर डेयर का यूज़ मेन वर्ब में हो रहा है। नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है, जैसे आई नीड हेल्प हिम, तो ये नीड का यूज़ यहाँ पर मॉडल के रूप में हो रहा है और ये पॉजिटिव है, तो ये गलत होगा। अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे आई नीड टू हेल्प हिम। अगर हमें पॉजिटिव में इसका यूज़ करना है तो हम इनके बीच में टू लगा देंगे। मॉडल्स का प्रयोग परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार जब हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे शुड हैव कम, कुड हैव गोन, नीड टू हैव सीन आदि, तो वाक्य में एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य के अर्थ के विपरीत होता है। ये विल, शैल, वुड एवं माइट में लागू नहीं होता है। जैसे आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, इसका मीनिंग क्या है? आई हैड द एबिलिटी, मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, इसका हिडन मीनिंग होगा आई डिड नॉट स्कोर, तो आई हैड द एबिलिटी, क्षमता होने के बावजूद मैंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए, तो ये इसका हिडन मीनिंग है। अब प्राइमरी एक्जुअलरी वर्ब्स, डू, हैव, बी प्राइमरी एक्जुअलरी वर्ब्स है। इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों ही रूप में
हो सकता है। जैसे डू का फॉर्म्स डू, डज, डिड, डन। आई डू माई वर्क, यहाँ पर डू का यूज़ मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। आई डिड नॉट नो हिम, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैव के फॉर्म्स हैज़ या हैव, हैड, हैड। हैव का प्रयोग पोजेशन दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो ये इसका अधिकार है, इसमें अधिकार दर्शाया जा रहा है। सेकंड, हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। आई हैव नॉट सीन हिम, तो ये परफेक्ट है, इसलिए यहाँ हैव का यूज हुआ। बी, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ हैड का यूज हुआ। हैव प्लस टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग फोर्स्ड एक्शन दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें दबाव में किया जाने वाला कार्य दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ हैव का यूज़ हुआ, हैव टू प्लस बेस फॉर्म का। बी के फॉर्म्स बी, इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन। अब हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग देखें। जैसे आई एम ए डॉक्टर, तो मेन वर्ब में यूज़ हो रहा है एम का। ही वाज वर्किंग हार्ड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ही हैज़ बीन टू लंदन, यहाँ मेन वर्ब के रूप में। अब है मेन वर्ब, डिनोट्स मेन एक्शन और स्टेट, वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म्स में परिवर्तित होते हैं। जैसे आई नो यू, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है नो की। आई न्यू यू, यहाँ सेकंड फॉर्म है। आई हैव नोन यू फॉर 2 years, यहाँ थर्ड फॉर्म है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पास्ट सेकंड फॉर्म, थर्ड थर्ड फॉर्म, फोर्थ पे है आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब्स के दो भाग होते हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स जहाँ वर्ब को वर्ब की सेकंड एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ ईडी की ज़रूरत होती है। जैसे वाक, सेकंड फॉर्म ईडी लगा देंगे वाक में, ऐसे ही थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा देंगे, तो ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। ऐसे ही टाक की सेकंड थर्ड फॉर्म, टाक, टाकड। पेंट के पेंटेड, पेंटेड। इरेगुलर वर्ब्स जहाँ वर्ब को वर्ब की सेकंड एवं थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट, सभी फॉर्म्स एक ही है, पुट, 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 तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम है। दूसरा रूल है दो फॉर्म समान है, सिट, सैट, सैट, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, सभी फॉर्म्स अलग अलग है। जैसे गो, वेंट, गोन, तो इस तरीके से हम इनके फॉर्म्स को बनाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।